और आज हम सारे टॉपिक्स कवर करके बायो हम खत्म करेंगे। मंडे से हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं बायो की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो कहते हैं कि अपनी कोई सांस जो है, आपकी हर सांस की कीमत है और अपनी कोई भी सांस को आप फॉर ग्रांटेड ना माने, मतलब वो भगवान की देन है, उसके पीछे पूरा सिस्टम है आपका सपोर्ट कर रहा हर एक सांस को। तो आज हम समझेंगे कि हमारी जो एक एक सांस है उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, कैसे हमारा शरीर पूरा एक एक सांस को लेने में और छोड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो एक बार हम पूरा एक सिस्टम देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो रही है, सांस लेने की जो पूरी क्रिया है हमारी शरीर में, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है ये एक ओवरव्यू दिया है। यहां से हम सांस ले रहे हैं, यहां से जा रही है सांस और फिर लंग्स तक पहुंचती है, लंग्स से यहाँ ये हमारा हार्ट है। एक एक पार्ट को हम प्रॉपरली समझेंगे कि सांस अंदर जाके सेल्यूलर लेवल तक कहाँ जाती है और फिर हम जब छोड़ते हैं तो क्या होता है। शुरू करते हैं। देखो जब हम सांस लेते हैं तो हम अपने नाक से सांस लेते हैं नॉर्मली, या मुंह से भी लेते हैं बात करते हुए। तो ऑक्सीजन या एयर जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा है, हमें एयर में सिर्फ ऑक्सीजन से मतलब होता है। जब हम लेते हैं तो हमने नाक से ली, नॉस्ट्रिल से ली। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स जो हमारी नाक, ये वाला पार्ट जो है नॉस्ट्रिल्स हैं, यहां से हमारे सांस के नेजल कैविटी में, नाक के पीछे एक नेजल कैविटी होती है जहां सांस इकट्ठी होती है। इसके अलावा मुंह से जब हम सांस ले रहे हैं तो वो इकट्ठी होती है ओरल कैविटी में। ये पूरी कैविटी है जहां सांस इकट्ठी होती है। ठीक है, फिर इस सांस जो पूरी है ये जाती है, फेरिक्स नाम का एक ऑर्गन होता है जो कि नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को मिला के यहां से पूरी सांस मिल के जाती है फेरिंक्स में। ठीक है, यहां पे कहीं इकट्ठी हो गई इन दोनों से इनपुट लेके। फेरिंक्स से जाती है ये ट्रैकिया। देखो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ईसोफेगस, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, वहां से यहाँ पे होती थी वो, और सारा खाना वहां से जाके स्टमक में जाता था। यहाँ पे जो है इसको हम बोलते हैं विंड पाइप आम भाषा में। सारी की सारी हवा नेजल कैविटी और ओरल कैविटी से होते हुए फेरिंक्स में गई, फेरिंक्स में ये गई ट्रैकिया में, यानी कि विंड पाइप भी बोलते हैं इसको, ट्रैकिया या विंड पाइप। सारी हवा यहां जा रही है, विंड पाइप से ये गई हमारे लंग्स में, ये है लंग्स। ठीक है, यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखो फेरिंक्स में गई, नेजल चैम्बर खुलता है और मुंह से फेरिंक्स में गई। फेरिंक्स से लैरिंक्स एक ऑर्गन होता है जो, जिसको हम कहते हैं कि हमारी आवाज कहां से आती है, आवाज कहां बनती है, वो बनती है लैरिंक्स में। ठीक है, फेरिंक्स से लैरिंक्स में गई और उससे गई ये ट्रैकिया में जिसको हम बोल रहे हैं विंड पाइप। ठीक है, एंड ये लैरिंक्स क्या होता है, देखो इसमें हड्डी नहीं होती है, ये जो भी हम ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं हड्डी नहीं है इसमें, ये कार्टिलेजिनस है। कार्टिलेजिनस मतलब जैसे अब अपने नाक को यहाँ से हाथ लगाए तो हड्डी नहीं हमें महसूस होती, हमें एक मस्कुलर सी चीज महसूस होती है जो अपनी शेप मेंटेन कर रही है अपने आप। मसल्स, वो ऐसी मसल्स हैं जो अपनी शेप अपने आप मेंटेन कर रही है, बट उसमें उसको हड्डी की जरूरत नहीं है। कान की भी जो हमारी ये मसल्स हैं, यहाँ पे हड्डी नहीं होती, हाथ लगा के देखें तो दीज आर कॉल्ड कार्टिलेजिनस मसल्स। ठीक है, लैरिंक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड प्रोड्यूसिंग। आवाज के लिए कौन सा ऑर्गन जिम्मेदार है हमारी बॉडी में, दैट इज लैरिंक्स। ठीक है, और लैरिंक्स से जब आगे जाती है विंड, दैट इज एपिग्लॉटिस। देखो एपिग्लॉटिस क्या होता है, एपिग्लॉटिस एक ऐसा ऑर्गन होता है, एक ढक्कन की तरह होता है जो विंड पाइप को ऊपर से ढक के रखता है, ताकि जब हम खाना खाएं तो खाना जाए फूड पाइप में, और विंड पाइप के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है कि विंड पाइप के अंदर खाना ना घुस जाए। जब एपिग्लॉटिस, जब हम जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं तो एपिग्लॉटिस क्लोज नहीं करता, कभी कभी हमें खांसी आ जाती है। वो खांसी इसलिए आती है क्योंकि हमारा जो खाना है वो विंड पाइप की, फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला जाता है। वो ढक्कन जल्दी क्लोज नहीं हुआ, एपिग्लॉटिस जल्दी ढका नहीं उसने विंड पाइप को, और इसलिए हमें खांसी आती है। खांसी का क्या पर्पस होता है कि विंड में जो खाना गया है वो बाहर आए,
ठीक है, हमारे मुंह तक आता है और फिर हम जब दोबारा निगलते हैं तो वो फूड पाइप तक जाता है। तो ये पर्पस है एपिग्लॉटिस का। इट इज अ ढक्कन, ठीक है, ढक्कन है ये, या अंग्रेजी में कहेंगे तो लिड। ये क्लियर है? तो ये जो ढक्कन है ये इसने ट्रैकिया को क्लोज किया हुआ है, यानी कि जो हमारी विंड पाइप है। और ट्रैकिया आगे कहाँ जा रही है? ये है हमारे लंग्स। लंग्स के अंदर जो जगह है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होता है? देखो आपने ब्रोकली खाई है या ब्रांच वर्ड आपने सुना है, ट्री की क्या होती है? ब्रांचेस। ब्रांचेस से ही ये वर्ड बना है ब्रोंकाई। या जो ब्रोकली हम खाते हैं आजकल, जो गोभी की तरह होती है, गोभी की जैसे ब्रांचेस होती हैं और आगे गोभी बनी होती है सफेद रंग की, वैसे ही ब्रोंकाई का डायग्राम होता है लंग्स के अंदर। जैसे कि ये है, यहां आप देख सकते हैं, ये जो अंदर जाली है, जो गोभी की तरह जाली दिख रही है आपको, ब्रांचेस में जा रहा है, इसे कहते हैं ब्रोंकाई। इस ब्रोंकाई में ट्रैकिया ने हवा पहुंचाई, ठीक है। अब यहां पे जो आउटलाइन है हमारे लंग्स की, लंग्स की आउटलाइन को हम बोल रहे हैं, जो यहाँ पे ब्रोंकाई की आउटलाइन है येलो कलर की अगर आपको दिख रही है, तो दिस इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल बोल लो, प्लूरल मेम्ब्रेन होता है। ये आपके ब्रोंकाई को बचा के रखता है, उसके ऊपर की एक झिल्ली है, कवरिंग है, प्रोटेक्शन है। तो यहां से हमने ब्रोंकाई को जो आउटसाइड कवरिंग दी वो है प्लूरल मेम्ब्रेन। और जो ब्रोंकाई जो है, जब ये छोटे छोटे आगे ब्रांचेस में डिवाइड होके आगे जो गुच्छे बन रहे हैं इसके एंड हो रही है, ठीक है, दिस होल नेटवर्क इज कॉल्ड ब्रोंकाई। ये जो गुच्छे हैं इनको एक अलग नाम दिया गया है, अकेला अकेला जो गुच्छा है इसको एक अलग नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं एल्व्यूलाई। क्या बोलते हैं? एल्व्यूलाई। तो एल्व्यूलाई सबसे एंड में जो पार्ट है, पूरे हमारे लंग्स के बारीक से बारीक जो पार्ट है, टिश्यूज लेवल पे हम बात कर रहे हैं, ये जो टिश्यूज है इनको हम बोल रहे हैं एल्व्यूलाई। जो भी हम सांस ले रहे हैं वो एल्व्यूलाई तक पहुंचती है, एंड तक, कोने तक पहुंचती है, और एल्व्यूलाई में वो जो हवा है वो हमारे ब्लड में जा रही है। ये आप समझो। तो ब्लड जो हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो हो रहा है, दैट इज हैपनिंग एट एल्व्यूलाई, ठीक है। इसको हम और डिटेल में समझेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। एल्व्यूलाई में क्या हो रहा है, यहां से ऑक्सीजन वाली एयर आई, यहां अब इसने ये ब्लड में छोड़ दी, और ब्लड जो था, यहां पे जो ब्लड था दैट वाज डीऑक्सीजनेटेड, मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी थी। और था क्या उसमें, रिच किस चीज में था? कार्बन डाइऑक्साइड वो लेके आया था सेल्स से वापस, और ऑक्सीजन सेल्स को दे के आया था। तो यहाँ पे जो ब्लड आया उसने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड इसको वापस दी एल्व्यूलाई पे। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है चीजों का, किस चीज का? ऑक्सीजन ब्लड ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे रहा है, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, दिस हैपन्स एट एल्व्यूलाई। ये सवाल आता है आपको एनसीईआरटी में से, डायरेक्ट जो सवाल उठ के आते हैं वो ऐसे आते हैं कि ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड वापस की एल्व्यूलाई को ब्लड ने, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, जहां पे डिफ्यूजन मतलब जहां पे जिस चीज की कॉन्सेंट्रेशन हाई है वहां से वो चीज निकलेगी लो कॉन्सेंट्रेशन पे। एल्व्यूलाई में ऑक्सीजन ज्यादा थी, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी थी, तो यहां से ऑक्सीजन गई ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा थी, एल्व्यूलाई में कम थी, तो यहां से निकल के ये गई एल्व्यूलाई में। तो डिफ्यूजन मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब कोई भी गैस मूव करती है, गैस या कोई भी फ्लूइड मूव करता है, दैट इज डिफ्यूजन, ठीक है। अब देखते हैं हम, दो वर्ड्स होते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, इसको हम समझ लें। हमने ब्लड लेवल पे समझ लिया ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जा रही है। इंस्पिरेशन मतलब सांस को लेना, एक्सपीरेशन मतलब सांस को छोड़ना। तो जब इंस्पिरेशन हो रही है तो क्या हो रहा है, सांस लेते हैं, हमारे
जो लंग्स है वो फूलते हैं, राइट, बाहर को एक्सपैंड करते हैं। उसके साथ साथ ही जो हमारी रिब केज है, रिब्स हैं जो हमारी ऐसे बनी हुई, बोन्स का जो स्ट्रक्चर है जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, वो भी बाहर को एक्सपैंड होती है, पूरी हमारी छाती खुलती है बाहर को। और डायाफ्राम जो नीचे का जो शेप है रिब्स के नीचे, वो भी एक्सपैंड होता है, नीचे को कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आप सांस लेते हो तो छाती फूलती है और पेट अंदर जाना चाहिए, ठीक है, ये प्रोसेस होता है इंस्पिरेशन का। यहां पे देखो, जो हमारे लंग्स हैं उसको आप पूरी बॉडी को एक पंप की तरह मान के चलो कि हमारी बॉडी जो है कैसे काम करती है, पंप की तरह काम करती है। जो हमारे लंग्स हैं दे आर काइंड ऑफ अ पंप। पूरी धरती पे 7 बिलियन जो लोगों की पॉपुलेशन है, ठीक है, एवरी बॉडी कैन बी कंसिडर्ड अ पंप। इसको मैं अगर और सिंप्लीफाइड तरीके में बताऊं तो ऐसे मान लो, इससे भी सिंपल डायग्राम है। तो ऐसे बहुत सारे पंप हैं पूरी दुनिया में। क्या हो रहा है, ये यहाँ पे हवा है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, मतलब यहाँ पे हवा कम है। तो जो एयर है वो हाई प्रेशर, एयर का प्रेशर कितना है 1 बार, अंदर हमारे है लेस देन 1 बार। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ये घुसता है। प्रेशर डिफरेंस के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं। अगर बाहर प्रेशर हाई ना हो और अंदर प्रेशर लो ना हो तो हम सांस ही नहीं लेंगे। तो ये प्रेशर डिफरेंस, ये प्रेशर ग्रेडियंट जो है कि कहीं हाई है कहीं लो है, वही पुश करता है एयर के मूवमेंट को, विंड के मूवमेंट को बाहर से अंदर जो ये आ रहा है। जब बाहर से अंदर आ रहा है, हमारी छाती एक्सपैंड कर रही है, हमारे लंग्स एक्सपैंड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। और जब हमने अंदर हवा भरी, बहुत देर तक अगर अपनी सांस रोक के रखो तो हमें मन करता है कि अब हम सांस छोड़ें। वो जो मन करता है, अंदर जो प्रेशर फील हो रहा है, उसको हम इमोशंस में कन्वर्ट करके जो मन बोल रहा है कि अब घुटन हो रही है बाहर छोड़ें, दैट इज बिकॉज अंदर हाई प्रेशर हो जाता है। हाई प्रेशर हो जाता है, हमें यहाँ पे तकलीफ होती है। तो जब हम फाइनली सांस रोक के बाहर छोड़ने की इच्छा होती है, दैट इज एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्यों हो रही है, अंदर है हाई प्रेशर एज कंपेयर टू 1 बार पास, 1 बार जो बाहर प्रेशर है उससे हाई प्रेशर होता है। तो हम जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, हमने बाहर हवा छोड़ी। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब जहां से जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है, जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, हवा ले रहे हैं, तो बाहर हाई प्रेशर है अंदर लो। जब हम छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब अंदर हाई प्रेशर है और बाहर लो। तो दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। क्लियर है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक ना इंस्ट्रूमेंट होता है, हम कितनी सांस एक बार में, कितना वॉल्यूम, मान लो मैं एक बाल्टी सांस ले रही हूँ कि एक मग सांस ले रही हूँ, वॉल्यूम में अगर मेरे को डिफाइन कर रहा है कितनी मैं सांस अंदर ले रही हूँ, तो दैट उसको नापने के लिए एक चीज होती है स्पायरोमीटर। आपने देखा होगा कईयों की ना सांस बड़ी जल्दी फूल जाती है या थक जाते हैं, तो सांस को बढ़ाने के लिए, सांस की कैपेसिटी, लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये स्पायरोमीटर यूज होता है। ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आप मुंह लगाते हो और यहां से आप हवा ब्लो करते हो, इसके अंदर हवा जोर से छोड़ते हो। उस प्रेशर से क्या होता है, यहाँ पे बॉल्स पड़ी हैं 3 अलग अलग कलर की, अलग अलग कलर की मतलब इनका अलग अलग वेट होता है। जैसे ही आप यहाँ पे हाई प्रेशर हवा छोड़ी आपने पूरे लंग्स का जोर लगा के, ये बॉल ऊपर जाएगी। जितनी ज्यादा जोर से करोगे उतनी जल्दी ऊपर जाएगी और ऊपर एंड तक टच करेगी। अगर आपने कम जोर लगाया तो शायद यहाँ पे ही रहे और फिर वापस गिर जाए, ठीक है। तो इनकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं। ये जैसे 200 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ये शायद 100 होगा। तो आपका मकसद, जब आपने अपनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है, तो
प्रैक्टिस आपको डॉक्टर ये करने को बोलते हैं कि भाई ये तीनों की तीनों बॉल्स ऊपर टच होनी चाहिए और इसको टच करवा के रखो। तो मान लो आपने 3 सेकेंड तक ऊपर रखी, आपकी लंग्स की कुछ कैपेसिटी बनी, फिर आपने 5 सेकेंड तक रखी, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको अपने लंग्स की एक्सरसाइज करनी है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है, सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ानी है, देन वी यूज दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पायरोमीटर। एंड ये एक और चीज बताता है कि कितना वॉल्यूम हमने, ये पूरे वॉल्यूम्स डिसाइडेड हैं 200 या 100, कितना वॉल्यूम हमने अंदर लिया, कितना वॉल्यूम हमने छोड़ा, ठीक है। ये हो गया क्लियर। एल्वुलाई मैंने बता दिया, देखो ये प्रॉपर अब डायग्राम है, जाली है अंदर, ये पूरी जो जाली है अंदर लंग्स के अंदर, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। जाली का सबसे एंड जो डार्क आपको रेड पार्ट दिख रहा है, इसको जूम इन करके दिखाया है, ये सबसे अंतिम पार्ट है किसी ब्रांच की, एंड है, दिस इज एल्वुलाई। एल्वुलाई में देखो छेद है, बड़ी बारीक कैपिलरीज होती हैं, बहुत ही महीन आपकी नाड़ियां होती हैं जहां पे ब्लड आ रहा है, और ब्लड यहां से उठा रहा है ऑक्सीजन और इसको दे रहा है, एल्वुलाई को क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और यहीं पे प्रेशर ग्रेडियंट भी फील हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन एल्वुलाई में किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो वहां से जाएगा ये ब्लड में, ब्लड में किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वहां से वो जाएगा लो कॉन्सेंट्रेशन में यानी कि एल्वुलाई में, ठीक है। अब देखो थोड़ी हम परसेंटेजेस की बात कर लेते हैं, किस चीज में किस, ब्लड में ब्लड लेके जा रहा है ऑक्सीजन सेल तक, ब्लड की हमने अंदर डिटेलिंग पढ़ी थी, आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, प्लाज्मा होता है जिसमें ये सब फ्लोट कर रहे हैं, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन कैसे कैरी होती है। 97% जो भी हम ऑक्सीजन हमने ली अंदर और ब्लड को छोड़ी, दैट इज टेकन बाय आरबीसीज। आरबीसीज मैंने आपको बताया था बायकॉनकेव होते हैं, अंदर ऐसे गड्ढा सा होता है, इसके ऊपर चिपक के जा रही है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो आरबीसीज जो है, जो लाल रंग दे रहे हैं हमारे ब्लड को, दे कैरी मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन 99%, और जो 3% ऑक्सीजन है दैट इज कैरिड बाय प्लाज्मा, जो कि मैंने आपको बताया था एक ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड होता है, पानी जैसा होता है, और उसी में आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज फ्लोट करें, दिस इज बेस, ठीक है। ये फ्लूइड है जिसमें सब कुछ फ्लोट कर रहा है, तो इस फ्लूइड जो है 3% ऑक्सीजन ये कैरी कर रहा है, 97% इज कैरिड बाय आरबीसीज देमसेल्व्स। इसके अलावा जब वापस आता है ब्लड सेल्स, ये तो जब वो ऑक्सीजन लेके गया सेल्स की ओर, सेल्स से जब ये ऑक्सीजन उसको दे के कार्बन डाइऑक्साइड लेके जो आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है, 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर से आरबीसीज ही लेके जा रहे हैं। देखो ऑक्सीजन सारी की सारी ऑलमोस्ट आरबीसीज लेके जा रहा है, बट जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने की बात आती है तो सिर्फ 20 से 25% लेके जा रहा है। 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज कैरिड बाय बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, HCO3 नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होता है। आपने सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ा होगा, तो सोडियम का जो होता है वो पॉजिटिव होता है चार्ज, एंड HCO3 इस चीज को बोलते हैं बाइकार्बोनेट। तो दिस बाइकार्बोनेट इज कैरिंग 70%, मैक्सिमम जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है, दैट इज, ये वर्ड याद रखिए, बाइकार्बोनेट कैरी करता है, इसमें आरबीसीज का बहुत कम रोल होता है, दैट इज कैरिंग ओनली 20%। और बाकी जो कुछ बची 7 से 10%, देखो ये रेंज है, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, 7% मतलब एग्जैक्ट 7% नहीं है, 7 to 10% कह लो आप। 7 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड कौन कैरी कर रहा है, अगेन प्लाज्मा कैरी कर रहा है। ऊपर ऑक्सीजन वो 3% कैरी कर रहा था, यहाँ पे 7 से 10% प्लाज्मा कैरी कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको परसेंटेजेस क्लियर होनी चाहिए। अब देखो दिल्ली वाले जो लोग हैं उनको आजकल सांस नहीं आ रही है, पिछले 4-5 साल में बहुत ही बुरी हालत हो गई है दिल्ली में, सांस नहीं आ रही है। वहां पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको भी एस्थमेटिक बच्चे पैदा हो रहे हैं, और हालत इतनी बुरी है कि जो नवंबर का महीना शुरू होता है, जब यहाँ पे कटाई शुरू होती है फसल की पंजाब हरियाणा में, तो इसका पोल्यूशन और दिल्ली में जाके, और क्योंकि वहाँ पे ठंड शुरू हो जाती है तो स्मॉग नाम की एक चीज क्रिएट होती है, जो यहाँ का धुआं वहां पे जा रहा है, दिल्ली में जम रहा है, हवा में स्मॉग क्रिएट हो रही है।
तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि वहाँ पे डॉक्टर्स बच्चों को या जो भी एस्थमेटिक पेशेंट हैं जिनको सांस की दिक्कत है उनको बोलते हैं कि अक्टूबर नवंबर 2 महीने आप शिमला चले जाओ, दिल्ली में हवा रहने लायक नहीं होती है, ठीक है, बहुत बुरी हालत है। तो एस्थमा नाम की चीज़ है, देखो रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हम उससे रिलेटेड जो भी डिजीजेज हैं, जो भी बीमारियां हैं वो पढ़ेंगे। सबसे कॉमन बीमारी जो है वो है एस्थमा, एंड ये सबसे ज़्यादा होती है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे इतना सारे रोज़ के व्हीकल्स चलते हैं, ट्रक्स चलते हैं, कार, व्हीकुलर जो पोल्यूशन है उसके कारण, प्लस ये सब दिल्ली से स्पेशल, दिल्ली से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो है जो स्टबल बर्निंग, जो कटाई हो रही है पंजाब हरियाणा में, उससे रिलेटेड। एस्थमा में क्या होता है, आपके जो ब्रोंकाई हैं, जो हमने ब्रोंकाई देखे थे, ये है एल्वुलाई, एल्वुलाई की सारी ब्रांचेस को मिला के जो नेटवर्क था हमारे लंग्स में, ठीक है, दैट वाज ब्रोंकाई, राइट। ये पूरी ब्रोंकाई ना फूल जाती है, सूजन आ जाती है, इसमें सूजन आ गई तो जो हवा को जाने के लिए जो पाइप्स हैं, ये महीन महीन वेसल्स हैं, ठीक है, ये टाइट हो जाती हैं, यहाँ से बहुत मुश्किल से हवा घुसती है। अगर आप एक एस्थमेटिक बंदे के ब्रोंकाई का एक्सरे देखोगे ना कि क्या कितना साइज है, आप देखोगे कि अगर नॉर्मल एक पाइप का साइज मान लो चौड़ाई जो है अज्यूम करो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वो 1/8 हो जाता है, मतलब उसका 8वां हिस्सा हो जाता है, इतनी ज़्यादा ब्रोंकाइज ये सूज जाती हैं। एंड इसीलिए उनको सांस लेने में, और वो सांस में भी पोल्यूटेंट्स हैं, सांस में भी आपको स्मोक ही आ रही है, तो जो आपके एल्वुलाइज है ना, जहाँ पे आपकी फिल्टर हो रही है, असली जो आपके लंग्स का काम है सारा एल्वुलाई लेवल पे है, यहाँ पे फिल्टर लगते हैं, फिल्टर्स लगे हुए हैं कि इसके आगे ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन जाएगी, और कुछ भी इसमें गंदमंद है, मान लो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है या पोल्यूशन है, नाइट्रोजन के हार्मफुल कंपाउंड्स हैं, NOx हैं, तो ये यहाँ पे रुक जाते हैं। बढ़िया जो लंग्स, जितने बढ़िया लंग्स होंगे उतने ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे फिल्टर लगा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे रोक देता है। अब अगर आपको ऑलरेडी आपकी ये नाड़ियाँ सूजी हुई हैं, एस्थमा हो रखा है, ऊपर से पोल्यूशन से भरी आप सांस ले रहे हो, तो ये जो फिल्टर है ये काम नहीं कर पाते कई बार ढंग से। तो फिल्टर ऐसे होने चाहिए, अगर फिल्टर जो है वो साइज के हिसाब से लगे होते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे दिल्ली का अगर हम एग्जांपल लें, वहाँ पे इसको बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, जो हवा में पड़े रहते हैं, और कई बार ये इतने महीन होते हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि हमारे एल्वुलाइज जो है वो भी उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाते हैं, और वो हमारे ब्लड में चले जाते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो सकती है, ठीक है। एस्थमा का आपको समझ में आया, एस्थमा एक ऐसी बीमारी है जहाँ हमारी ब्रोंकाई, जो हमारी ब्रांचेस हैं लंग्स के अंदर, वो फूली हुई हैं, सूज गई हैं। एम्फाइजिमा, एम्फाइजिमा में क्या हो रहा है कि जो एल्वुलर वॉल्स है ये डैमेज हो गई, ठीक है, और इसीलिए जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या अगेन जो दिल्ली जैसी जगह में रहते हैं, जब एल्वुलाई हमारी डैमेज हो गई तो फिल्टर उनका ख़राब हो गया, जैसे आपके घर में RO का फिल्टर लगा हुआ है, जो वो ख़राब हो जाता है तो आपको गंदा पानी मिलता है। जब एल्वुलाई का फिल्टर ख़राब हो गया तो अंदर जो भी पोल्यूशन से भरी, प्रदूषण से भरी जो हमने सांस ली, वो हमारे ब्लड तक जा रही है, तो दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। और ये किन लोगों में होता है, देखो वो लोग जो दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं, वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, एज वेल एज वो लोग जो माइंस में मजदूर काम करते हैं, जो कोल की माइंस में मजदूर काम करते हैं, उनमें बहुत दिक्कत है, क्योंकि उनकी ड्यूटी होती है 14-14 घंटे की, 12-12 घंटे की, अंदर तक खुदाई में जाते हैं, वहाँ पे हवा में बहुत ही महीन कोल के पार्टिकल्स होते हैं, पोल्यूशन पार्टिकल्स होते हैं, और उनको दिक्कत होती है सांस लेने में, उनमें ये एम्फाइजिमा की दिक्कत बहुत आम पाई जाती है। फिर है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये वही है जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जहाँ ग्राइंडिंग होती है, मान लो मार्बल की ग्राइंडिंग होती है, ठीक है, तो मार्बल इंडस्ट्री में हवा में इतने महीन कण होते हैं, या पत्थर तोड़ने की जो है इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पत्थर को तोड़ के बारीक में कन्वर्ट किया जाता है, वो उनको दिक्कत होती है फाइब्रोसिस की,
ठीक है, कि जो उनके टिश्यूज हैं, एल्वियोलर टिश्यूज है, वहाँ पे ये पोल्यूटेंट्स पहुंच चुके हैं और ये दिक्कत होती है, तो उनको लंग्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है एंड इससे लंग कैंसर भी कभी कभी देखा जाता है। ठीक है, अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि लैरिंग्स, मैंने आपको बात की, देखो लैरिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इस पे सवाल आ जाता है। लैरिंग्स मैंने आपको बोला था कि देखो नेजल कैविटी है और ओरल कैविटी है, यहाँ से हमने सांस ली गई फेरिंग्स में, फेरिंग्स इन दोनों को जोड़ के जो जगह बनती है, देखो ये है फेरिंग्स, नाक से और मुंह से, दिस इज नेजल कैविटी, दिस इज ओरल कैविटी, ये जुड़ के दोनों में कहाँ जुड़ी, फेरिंग्स में, फेरिंग्स आगे जुड़ा लैरिंग्स में। लैरिंग्स क्या है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड प्रोडक्शन ऑल्सो, एयर तो आ रही है, ये ऐसा एक सिस्टम होता है, एयर आती है और ये वाइब्रेट करती हैं। ठीक है, जो लोग ज्यादा रियाज करते हैं, चाहे जिनकी आवाज ज्यादा मधुर होती है, उसके लिए लैरिंग्स इज रिस्पॉन्सिबल। और कई बार क्या होता है, जब ज्यादा रियाज कर लो, जो संगीतकार होते हैं या जो गायक होते हैं, अगर वो गले का ज्यादा रियाज कर लेते हैं तो उनका जो लैरिंग्स है, अगर वो ओवरवर्क हो जाए, ज्यादा काम ले लो, तो ये फट भी जाते हैं, खराब भी हो जाते हैं। यहाँ पे आपकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ से फिर हवा जाती है नीचे ट्रैकिया में। तो लैरिंग्स के बारे में हम पढ़ लें कि भाई ये जो है पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, पूरा सिस्टम जो है, उसका एक पार्ट है एंड 2 इंच का साइज होता है इसका, इट्स अ वेरी स्मॉल, इतना सा होता है, इतना सा। ठीक है, 2 इंच का होता है। इसके काम क्या है, एक तो हवा को अंदर लेना, निगलना, स्वॉलोइंग, ये काम होता है, ब्रीदिंग, सांस लेना छोड़ना, और आवाज निकालना, फोनेशन, वॉइस प्रोडक्शन, वॉइस जो है हमारी लैरिंग्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं डायाफ्राम क्या होता है। ये जो रिब के नीचे जो हमारा पेट वाला एरिया है, ये सांस लेने और छोड़ने के साथ एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है। इंस्पिरेशन जब हो रही है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब आप सांस खींचते हो तो पेट को अंदर लेते हो, छाती आपकी फूलती है, जो पेट अंदर लेने वाली जो प्रक्रिया है उसमें डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब आप सांस छोड़ते हो तो वो रिलैक्स हो जाता है, वो एक्सपैंड करता है। इतनी सी बात है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इंस्पिरेशन के टाइम पे इट कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सपिरेशन के टाइम पे जब हम सांस छोड़ रहे हैं तब इट एक्सपैंड्स, रिलैक्स होता है। अब दिस वाज रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको ये टर्म्स हैं एल्वियोलाई, ब्रोंकाई, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ये सब चीज़ें होती हैं, इससे बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था डिजीज़ के बारे में कि हमें बीमारियां क्यों होती हैं और कैसे हमारी बॉडी बीमारियों को हैंडल करती है। उसी का एक पार्ट है इम्यूनिटी। कई लोग होते हैं उनको बीमारियां, अब जैसे कोविड जब वायरस यहाँ फैला था, ठीक है, तो कहा गया था कि भाई इंडियंस की इम्यूनिटी बड़ी अच्छी है, इंडियंस में इतना नहीं फैला जितना यूएस में इतने लाखों लाखों मौतें हुई, इंडिया में हुआ बट लोग रिकवर कर गए। क्यों? कहते कि इंडियंस का जो इम्यूनिटी है बड़ी अच्छी है, और उसके कारण भी ये बताए गए कि देखो जी, हम सड़क पे गोलगप्पे खाते हैं, थोड़ा बहुत तो उसमें अनहाइजीनिक होता ही है, थोड़ा बहुत तो उसमें गंदे हाथ लगे होते हैं। तो क्योंकि हम ऐसे माहौल में जहां अनहाइजीनिक कंडीशंस में इंडियंस जो है वो जाते रहते हैं, उनको अनहाइजीनिक कंडीशंस का एक्सपोजर मिलता रहता है, तो हमारी जो बॉडी है उसने ऐसे अनहाइजीनिक कंडीशंस में जो भी वायरस और बैक्टीरिया हमारे अंदर जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी है एक सिस्टम। इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता, ठीक है। तो क्योंकि जितना आप अपनी बॉडी को ताकतवर करोगे किसी भी वायरस और बैक्टीरिया से, फ्यूचर में कोई भी बड़ा वायरस जब आएगा तो हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी होगी। इसलिए बोला गया कि देखो इंडियंस में ऑलरेडी ये क्षमता, ये इम्यूनिटी बनी हुई है, बिकॉज वी ईट स्ट्रीट फूड, हम खाते हैं चटोरियाँ, टिक्की, गोलगप्पे खाते हैं, या वैसे भी, ठीक है, अनहाइजीनिक कंडीशंस में हमारा एक्सपोजर ज़्यादा है। वी आर डेवलपिंग कंट्री, वैसे तो आजकल सुपर पावर कह रहे हैं कि फ्यूचर सुपर पावर है, 5 ट्रिलियन इकॉनमी है, बट 70% ऑफ इंडिया इज स्टिल रूरल, ठीक है। तो येस, वी गेट एक्सपोज टू अनहाइजीनिक कंडीशन एंड दैट हैज एक्चुअली हेल्प्ड इन बिल्डिंग अ गुड इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये कारण था, ये बोला गया था कि इंडियंस को बोलते हैं इम्यूनिटी। जब हम किसी डिजीज से, किसी बीमारी से हम लड़ने की क्षमता है, कोई भी
पैथोजन यानी वायरस या बैक्टीरिया हमारे अंदर आ रहा है तो हमारी बॉडी कैसे लड़ती है, जितना बढ़िया लड़ेगी उतनी बढ़िया आपकी इम्यूनिटी है। ठीक है, अब इम्यूनिटी देखो दो टाइप की होती है, एक तो इननेट। इननेट मतलब जब आप पैदा हुए, ठीक है, माँ की कोख से पैदा हुए तो माँ ने हमें जो इननेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करी, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी थी, जब हम अभी वातावरण में हम एक्सपोज नहीं हुए हैं पैदा होने पे जो है। और एक होती है एक्वायर्ड, कि भाई जैसे मैंने अभी बोला कि गोलगप्पे टिक्कियां खा के हमने जो इम्यूनिटी बनाई अपनी स्ट्रॉन्ग करी, दैट इज एक्वायर्ड। तो इननेट देखो, इननेट क्या हो रहा है, इसमें भी आगे टाइप्स हैं फिजिकल बैरियर्स। कैसी इम्यूनिटी कि देखो हमारे बॉडी के ऊपर स्किन बनी हुई है जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स को बाहर के एनवायरनमेंट से बचाती है। स्किन का क्या रोल होता है, हमारे प्रोटेक्टिव लेयर है ये, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ मेम्ब्रेन, हमारे ऊपर एक लेयर है जो हमें बचाती है। जब जुकाम लगता है तो म्यूकस होता है नाक में, ठीक है, वो क्यों आता है, दैट इज एक्चुअली अ रिएक्शन बाय द बॉडी कि भाई बाहर की कोई डस्ट अंदर ना जाए। तो जुकाम होता है तो म्यूकस जो नाक में होता है दैट एक्चुअली प्रोटेक्ट्स यू, अंदर की जो ऑर्गन्स है, अंदर की जो विंड पाइप है उसको बचाता है बाहर के कणों से। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, हमारी स्टमक के अंदर जो एसिड है, मैंने बताया था कौन सी एसिड है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बड़ी खतरनाक एसिड है। तो हमारी स्टमक के अंदर जो लेयर लगी हुई है ताकि वो एसिड जो है हमें खराब ना करे, हमारी स्टमक को अगर खराब करेगी तो अल्सर हो जाएगा। तो स्टमक के अंदर एक म्यूकस वाली लेयर लगी होती है जो प्रोटेक्ट करती है एसिड से। फिर सेल्यूलर बैरियर्स जो लगे हैं, हमारे ब्लड में क्या है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, और वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप होती है बी सेल्स और टी सेल्स, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देयर टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो हमारी रोगों को लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। जब आपके जो पस पड़ती है, जब कोई फोड़ा फुंसी होता है, जख्म बनता है तो पस पड़ जाती है उसमें येलो कलर की, वो पस एक्चुअली वाइट ब्लड सेल्स ही हैं जो वहाँ पे भागे भागे आते हैं और वो जख्म को भरने में, हील करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। हमने इननेट इम्यूनिटी बना दी, जब माँ की कोख से निकलते हैं तो वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वही मैंने बोला कि गोलगप्पे खाए हमने, अब देखो अब इसमें प्रोसेस क्या इन्वॉल्व है। जब हम किसी ऐसे वायरस या बैक्टीरिया हमने गोलगप्पे खाते हुए हमारे अंदर गए तो फर्स्ट जो रिस्पॉन्स होता है आपकी बॉडी का वो बड़ा माइल्ड रिस्पॉन्स, बड़ा धीमा सा रिस्पॉन्स होता है और उसको बोलते हैं लो इंटेंसिटी रिस्पॉन्स। अभी वो परख रही है कि भाई ये क्या है, अभी वो एकदम से नहीं भड़कती। जब आप कहीं आप बैठे हो मीटिंग में, ऑफिस में, या आप सड़क पे कहीं जा रहे हो, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, आपसे किसी ने बदतमीजी करी, पहले तो आप माहौल देखोगे कि भाई वो बंदा कितना बड़ा है, कितना अमीर है या कितना पावरफुल है। ठीक है, पुलिस वाला बंदा आया, उसने आपको थोड़ा रूडली बात करी, फर्स्ट यू विल बी सॉफ्ट कि भाई ठीक है माफ किया, पहली गलती माफ है। फिर जब वही वायरस दोबारा अटैक करता है, सब्सिक्वेंट इनकाउंटर, वही वायरस जब दोबारा आ गया तब तुमने कहा भाई अब सेकेंड टाइम तो मैं माफ नहीं करूंगा, तब तुम फुल रिएक्शन देते हो, इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, तब वो एक्चुअली में लड़ता है उससे। ठीक है, पहले आपने सॉफ्टली डील किया, लो इंटेंसिटी, फिर आपने लड़ाई करी कि भाई दोबारा थोड़ा ना चलेगा, एक बार माफ किया। तो दिस इज इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स। और ये जब हमने देखा कि हमारी बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही है तो हमें साइंटिस्ट को ये समझ में आया कि एक्चुअली में आपके जो सेल्स हैं, आपके जो इम्यून सिस्टम है, वो याद रखते हैं चीज़ों को, उसमें एक तरह की मेमोरी है, याददाश्त है कि भाई हाँ अब ये सेकेंड टाइम अटैक किया कि ये फर्स्ट टाइम अटैक था। ठीक है, तो दिस एक्चुअली शोड अ वेरी, मतलब हमारी जो बॉडी है उसमें याद रखने की भी ताकत है। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो हम वैक्सीन लेते हैं, बचपन में बच्चों की वैक्सीन की जाती है और पूरी जिंदगी फिर उसको वो बीमारी नहीं होती है, पोलियो की वैक्सीन है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन है, तो पूरे सेल्स में एंटीबॉडीज, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं उसमें मेमोरी डेवलप होती है कि भाई कल को अगर ये दोबारा अटैक करेगा तो मेरे को याद है कि इससे ऐसे से लड़ना है।
तो दिस मेमोरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मेमोरी की ही बात हो रही है यहाँ पे, जो हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे हम अपनी बॉडी को जितनी जितनी तकलीफों से एक्सपीरियंस दिलाते रहेंगे, एक्सपोज करते रहेंगे, हमारी बॉडी को उससे लड़ने की तरीका पता चल जाएगा, और आगे कोई मुसीबत आएगी तो हम उससे ढंग से लड़ पाएंगे। तो यही था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स कौन सी होती हैं, ठीक है। कोविड में बहुत 10 तरह की वैक्सीन्स बन के आई थी, ये वैक्सीन वो वैक्सीन, कोविशील्ड बनी, स्पुतनिक आई, तो वो उसके टाइप्स क्या है, ये सवाल इंटरव्यूज में बहुत पूछे गए थे। अगर आपके इंटरव्यू पैनल में कोई डॉक्टर बैठा हुआ है, उन्होंने तो ज़रूर ये सवाल पूछा था। कल को आप अगर ब्यूरोक्रेट बनते हो, IAS बनते हो, आपके अंडर हेल्थ डिपार्टमेंट दिया जाता है, प्राइमरी हेल्थ केयर दिए जाते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत वैक्सीन की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो वैक्सीन का हम टाइप देख लेते हैं। अब यहाँ जो हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, दीज आर वायरस रिलेटेड वैक्सीन। कोविड जो अटैक हुआ था दैट वाज बाय अ वायरस, तो ये वायरस से डील करने वाली वैक्सीन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। देखो, एक तो होती है प्रोटीन सब यूनिट, यानी कि जो ये कोविड वायरस था, ऐसा दिखता था, कुछ बॉल जैसा था, उसके ऊपर कांटे लगे हुए थे, ठीक है। तो हमने उसका जो कांटा था उसमें से एक थोड़ा सा हिस्सा काटा, पूरे को नहीं लिया हमने वायरस को, उसका एक हल्का सा हिस्सा काटा। स्पाइक्स जो होते हैं उसके प्रोटीन के बने होते हैं, तो प्रोटीन को हमने काटा और उसी से हमने वैक्सीन बना ली, उसी को हमने बॉटल में बंद करके हमारे लोगों को दिया, तो हमारी रोगों से लड़ने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हुई। दूसरा क्या होता है, वायरस लाइक पार्टिकल, हमने एग्जैक्टली वो वायरस नहीं यूज किया, हमने उसकी जैसा दिखता हुआ कोई और एक पूरा वायरस यूज किया, जो कि इतना खतरनाक नहीं था, उसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं है, वो भी हमने निकाल दिया, उसके जैसा दिखता हुआ। अब कोरोना वायरस बड़ा खतरनाक था, उसकी एक जल्दी कॉपी, जैसे हम कहते हैं ना फर्स्ट कॉपी आती है गुची, लुई विटॉन बैग्स की, या एडिडास की, या रोलेक्स की घड़ी की, कॉपी आ गई, ओरिजिनल नहीं है बट वैसा कुछ दिखता है, दैट इज वायरस लाइक पार्टिकल। ये वाली वैक्सीन बनती हैं। फिर हो गया DNA या RNA बेस्ड, ठीक है। हमने क्या किया, DNA बेस्ड मतलब वायरस के अंदर तो DNA होता नहीं, RNA होता है, दैट इज सिंगल हेलिक्स। DNA इज डबल हेलिक्स, RNA इज सिंगल हेलिक्स। तो या तो हमने उसको एक और हेलिक्स, एक और RNA से जोड़ के डबल हेलिक्स बना दिया, DNA बना दिया, ठीक है, ये रहा DNA डबल हेलिक्स, या फिर हमने सिर्फ RNA को ही यूज किया, mRNA, ये भी हम पढ़ेंगे, मैसेंजर RNA को यूज किया। तो ये दो टाइप की होगी, जहां पे हम उसके जेनेटिक मटेरियल को लेके वायरस के, यहाँ पे हमने DNA RNA निकाल दिया, सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर यूज किया, यहाँ पे हमने आउटर निकाल दिया, सिर्फ अंदर जो DNA या RNA पड़ा हुआ है उससे वैक्सीन बना ली। फिर एक वैक्सीन होती है नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर, इसमें क्या है, हमने जो ये पूरा वायरस लिया, इसको हम कॉपी नहीं कर सकते, सिर्फ ये एक अंदर आपके सेल, जब वैक्सीन जाएगी आपके अंदर तो वो मल्टीप्लाई नहीं करती है, एक भेजा है, एक हमने वायरस भेजा तो वो एक ही रहेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा हार्मलेस होती है, मतलब इसके साइड इफेक्ट नहीं होते, इसमें डर नहीं होता कि आगे वायरस कहीं और मल्टीप्लाई करके वैक्सीन से ही आपको कहीं कोरोना ना हो जाए, ठीक है। तो ये होता है एक होता है रेप्लिकेटिंग, हमने एक ऐसा वायरस सिस्टम में भेजा जो अंदर जाके मल्टीप्लाई करता है। अब ये थोड़ा रिस्की काम होता है, ठीक है, बट ये है कि इससे आपकी इम्यूनिटी भी और स्ट्रांग बनेगी, बढ़िया बनेगी। तो जनरली अगर बूढ़े लोग हैं या प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको ऐसा वाला दिया जाता है जिसका कम नुकसान हो, और ये थोड़े उनको दिया जाता है जो थोड़े तगड़े लोग हैं, जवान लोग हैं, और उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, उनको कोई डायबिटीज़, BP या हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, उनका सिस्टम ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो उनको हम ये वाली दे सकते हैं, इससे और बढ़िया इम्यूनिटी बनती है उनकी। फिर है इनएक्टिवेटेड, पूरा मरा हुआ, हमने वायरस को पूरी तरह डेड कर दिया, मार दिया, और फिर वो हमने सिस्टम में भेजा, ठीक है। तो ये है लाइव एटीन्यूएटेड, ये हमारे पास जिंदा है, जिंदा भी है, और इसकी हमने कॉपीज बना ली बहुत सारी,
तो ये थोड़ा रिस्की काम होता है। एक तो आपने बिल्कुल अलाइव भेज दिया, अलाइव मतलब एटीन्यूएटेड मतलब कि जिंदा तो है बट ये ना इसको हमने थोड़ा कमज़ोर किया हुआ है, अपनी फॉर्म में नहीं है, ये अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं है, थोड़ा सा हमने इसको कमज़ोर किया हुआ है ताकि ये वहाँ जाके हमारे सेल्स पे अटैक ना कर दे। तो बेसिकली हम वैक्सीन का पर्पस यहाँ पे क्या हो रहा है, वैक्सीन मतलब हम अपने सेल को प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि भाई कल को जब असली वायरस आएगा तो तुम लड़ लोगे कि नहीं। तो ये बेसिकली ट्रायल्स, मॉक इंटरव्यू जैसे होते हैं, ठीक है, या ट्रायल ओवर चलता है, जैसे फर्स्ट बॉल ट्राई वाली होती है क्रिकेट में, ये ट्राई बॉल होती है। तो ये ऐसा ही कुछ है कि ये सॉफ्ट वर्जन है ऑफ द एक्चुअल कोरोना वायरस या कोई भी वायरस, उसका कुछ कुछ हम उसको ट्रायल्स दे रहे हैं कि भाई ऐसे लड़ लियो कमज़ोर कमज़ोर तरीके से, ठीक है। अब थोड़ी हम टाइप्स देख लेते हैं, जो हमने इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की बात करी थी यहाँ पे। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन थी कि हमने बिल्कुल मरा हुआ वायरस को हमने डेड कर दिया, मार दिया, और फिर वो हम डाल रहे हैं। इस इनएक्टिवेटेड वायरस का एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमने कोवैक्सीन लगाई थी, भारत बायोटेक कंपनी थी, उन्होंने जो कोवैक्सीन बनाई थी, कहते थे ना कि वो बहुत अच्छी है, कोविड शील्ड से बेटर है, क्योंकि यहाँ पे हमने बिल्कुल डेड वायरस, इनएक्टिवेटेड वायरस को यूज़ किया था। तो ये अगर हमारी बॉडी में चला भी गया और अगर हमारी बॉडी ने कोई रिएक्शन दिया नहीं, तब भी ये हमारा कोई नुकसान नहीं करेगा। और ऐसी कोवैक्सीन तो हमने कोरोना वायरस के केस में बनाई थी, उसके अलावा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हमने कहाँ कहाँ बनाई है, हेपेटाइटिस ए के केस में। ये आपको बीमारियां पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हमने यूज़ करी थी। हेपेटाइटिस ए के केस में फ्लू, जो जुकाम होता है आपका नॉर्मल, वैसे तो वो वैसे भी ठीक हो जाता है अपने आप, बट वैक्सीन अगर हमें देनी है तो हम फ्लू में भी ये यूज़ करते हैं। दूसरा पोलियो के केस में, ठीक है, पोलियो भी एक वायरस से होता है, वायरल डिजीज़ है, तो इस केस में हम इनएक्टिवेटेड यूज़ कर रहे हैं। और रेबीज़ के केस में, तो ये आपको 4 बीमारियां आप याद कर लो कि अपार्ट फ्रॉम कोरोना वायरस ये 4 पुरानी बीमारियां जो हैं, यहाँ भी हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ही यूज़ कर रहे हैं। लाइव एटीन्यूएटेड मतलब वो जो वायरस है वो जिंदा है बट वो कमज़ोर है, अपनी फॉर्म में नहीं है, उसको अगर डालोगे तो इतना अच्छे से अटैक नहीं कर पा रहा है। ये वाली वैक्सीन हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, मीजल्स में, मम्प्स में और रूबेला, MMR। छोटे बच्चों को जो हमारा प्रोग्राम चलता है इंद्रधनुष, जिसमें हम वैक्सीन देते हैं बच्चों को, उसमें MMR 3 वैक्सीन एक ही झटके में हम दे देते हैं ताकि ज़्यादा इंजेक्शंस लगाने ना पड़े। तो ये है मीजल, मम्प्स और रूबेला, तीनों की एक कंबाइंड वैक्सीन है। इसके अलावा रोटा वायरस है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स। देखो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स ईजी टू रिमेंबर, दोनों की एक ही कैटेगरी में आ रही है लाइव एटीन्यूएटेड में। और फिर है येलो फीवर, ठीक है, ये आपको नाम याद होने चाहिए। तो ये दो जो है इनएक्टिवेटेड और लाइव एटीन्यूएटेड, इनएक्टिवेटेड में मरा हुआ वायरस डाल रहे हैं और लाइव में कमज़ोर, जिंदा है बट कमज़ोर, उससे रिलेटेड जो ये दो मैंने आपको बीमारियां बताई है लिस्ट, ये आपको याद करनी है। फिर है सब यूनिट, जो फर्स्ट हमने केस देखा था, फर्स्ट प्रोटीन सब यूनिट, ये वाला केस, ये वाला केस, इसको मैं बताती हूँ डिटेल में क्या हो रहा है। अगेन हमने एक वायरस का, एक हमें डर है कि कहीं ये वायरस अंदर अटैक ना कर दे, इसलिए हम पूरा वायरस भेज ही नहीं रहे वैक्सीन में। इसका एक पोर्शन कैंची से काटा, ये पोर्शन आ गया, ये कंडा है इसका, सब यूनिट यानी इट्स अ पार्ट ऑफ दिस होल वायरस, एंड ये इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि इसके साइड इफेक्ट्स कम हो। तो ये हम यूज करते हैं। इसको हमने क्या किया, एक ऐसी लिपिड यानी एक फैट के अंदर, एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर इसको फंसा दिया। प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी यूज करें, मैं लिपिड फैट को यूज किया है, और उसकी हमने बोतलें बना दी, ठीक है, ये हमने वैक्सीन बना दी। इसमें क्या पड़ा हुआ है, लिपिड, लिपिड के अंदर है सब यूनिट्स, और ये हमने इससे इंजेक्शन खींचा, इंजेक्शन दिया हमने इंसान को, इंसान के बॉडी में गया, बॉडी में जब ये चीज गई
तो ये लिपिड है, लिपिड के अंदर ये एक स्पाइक प्रोटीन पड़ा हुआ है, ये हमारा सेल है, सेल के अंदर ये गया, सेल ने देखा कि भाई ये क्या चीज़ है, तो सेल ने प्रोड्यूस करी एंटीबॉडीज इसके हिसाब से कि इसको तो मेरे को मारना है, तो मैं क्या एंटीबॉडीज, अब जब वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं सेल लेवल पे और उसने इसको मारा, तो वो एंटीबॉडीज अब वहीं की वहीं रहती हैं सेल के पास पूरी जिंदगी। फ्यूचर में कभी भी 10-20 साल बाद भी जब ये सेम स्पाइक प्रोटीन जो है आएगा, अब हमने स्पाइक प्रोटीन क्यों लिया है, सबसे पहले ये ही चीज कांटेक्ट में आएगी अगर असली में कोई वायरस अटैक करेगा। जैसे ही ये देखा स्पाइक प्रोटीन आ गई, अरे ये तो मैंने 10-20 साल पहले भी अटैक करा था इसने, तो मैंने उसके पास उससे रिलेटेड मेरे पास एंटीबॉडीज पड़ी हुई हैं, ये एंटीबॉडीज अटैक करेंगी। तो देखो आप सेल की मेमोरी कितनी स्ट्रांग होती है। अगर हमने 10 वैक्सीन ले ली 10 बीमार से रिलेटेड या 100 ले ली, तो वो कभी भी जब फ्यूचर में हमें वो बीमारी होगी तो सेल लड़ लेगा उससे। ठीक है, ये है रिकॉम्बिनेंट। दिस इज इंटरेस्टिंग, एनसीईआरटी में आता है। इसमें क्या होता है, आप किसी और एजेंट को लेते हो जो तो नुकसानदेह है। हर वायरस हर बैक्टीरिया नुकसानदेह नहीं होता। जैसे आप दही में जब दही जमाते हो तो वो जो बैक्टीरिया है उसमें पनपता है, आप एक बूंद खट्टे की डालते हो पूरे दूध में, सुबह तक वो पूरा का पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ यीस्ट। ठीक है, बैक्टीरियल गुड बैक्टीरिया होता है वो, सॉरी यीस्ट इज यूज्ड इन ब्रेड, दही जमाने में बैक्टीरिया यूज हो रहा है। तो हम ऐसे ही करते हैं कि हम कोई फ्रेंडली एक बैक्टीरिया ले लेते हैं, ठीक है, एक फ्रेंडली वायरस या बैक्टीरिया हमने लिया और उसके अंदर, सो दिस इज यूज एज अ वेक्टर, मतलब ये एक एजेंट एक मैसेंजर की तरह हमने यूज किया। इसके ऊपर हमने उसका जो कोरोना वायरस था उसका एक पार्ट, उसकी एक स्पाइक प्रोटीन जो था, कांटा जो था, वो इसके ऊपर चढ़ा दिया, इसके साथ पैक कर दिया। अब ये फ्रेंडली है, ये आराम से जाएगा, और ये ऐसे किया जा रहा है ताकि हमारी जो बॉडी है वो इसको एक्सेप्ट करे, और ये कम हार्मफुल है, ये इतना नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। पहली बात तो हमने ये अच्छा बैक्टीरिया यूज किया, दूसरी बात हमने पूरा वायरस नहीं यूज किया, उसका भी एक हल्का सा पार्ट। तो देयर इज नो वे कि ऐसी वैक्सीन से हमें कोरोना हो जाए। डर सारा यही होता है कि अगर हम वीक, जब लाइव एटेन्यूएटेड वायरस जो यूज करते हैं, पोलियो में भी लाइव एटेन्यूएटेड यूज होता था, तो पोलियो की इंजेक्शन से वैसे नहीं हुआ उन्हें, पोलियो इंजेक्शन जो वैक्सीन ली हमने उससे पोलियो हो गया। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने रिकॉम्बिनेंट वाला वेक्टर वैक्सीन यूज करते हैं। इसमें ये वेक्टर है, ये गया, और ये यहाँ पे कोरोना वायरस के केस में जो हमने वेक्टर यूज किया था दैट वाज एडिनो वायरस, ये एक एजेंट बना था, ये लेके गया था असली वायरस। ठीक है, तो ये आपको केस पता होना चाहिए। दिस इज जस्ट, यही है रिकॉम्बिनेंट वायरस। ठीक है, इसमें सारी उस पाथ की, उस वायरस की सारी डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है, आरएनए में, और वो वहां तक लेके जाता है और वहां पे फिर वो सेल लेवल पे लड़ता है। तो ज़्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं। एमआरएनए मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, ये आप समझ लो, ये इंटरव्यू में भी पूछ लेंगे, मेंस प्री सब में पूछ लेंगे। एम इन एमआरएनए स्टैंड्स फॉर मैसेंजर। मैसेंजर मतलब जैसे कोई पोस्टमैन आपकी चिट्ठी लेके आता है तो वो मैसेंजर है, मैसेंजर ऑफ गॉड। ठीक है, तो ही इज अ, ये जो एमआरएनए है दिस इज अ मैसेंजर। इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है कि भाई मैं एक चिट्ठी लेके जाऊंगा और उस चिट्ठी में सारा कुछ लिखा हुआ है कि भाई जो कोरोना वायरस है उसकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके ये काम है। तो ये सारा मैसेज पहुंचाता है सेल को जाके। बट इसको हम कैसे भेजते हैं, इसको हम लिपिड की कोटिंग में, एक फैटी एसिड्स की कोटिंग में भेजते हैं ताकि ये खराब ना हो जाए, रास्ते में सही सलामत पहुंचे। उसको हमने बॉटल में डाला, वैक्सीन बनाई, इंजेक्शन लगाया, और वो फिर इंजेक्शन लगाया तो सेल लेवल तक गया। सेल ने देखा लिपिड जब फटा, लिपिड के अंदर पड़ा था स्पाइक प्रोटीन, वो था उस कोरोना वायरस का, उसके अंदर था एमआरएनए। एमआरएनए ने सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी कि भाई क्या क्या है इंफॉर्मेशन। तो सेल ने देखा अच्छा ये है मैसेज, ऐसा दिखता है वो कोरोना।
उसने धड़ धड़ करके सारी एंटीबॉडीज बना दी जो कि उस स्पाइक प्रोटीन को लड़ लेगी, जो कोरोना का प्रोटीन था। अब इसकी इम्यूनिटी तैयार हो गई है, अब हम शक्तिशाली हो चुके हैं। नाउ वी कैन फाइट द रियल कोरोना। तो बस ये आपको याद रखना कि मैसेंजर आरएनए जो है इट्स अ मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो उस असली वायरस से रिलेटेड है, उसके अंदर से निकाली गई है। तो ये जो वायरल वेक्टर वैक्सीन थी, देखो, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक तो है कोविशील्ड। देखो, कोवैक्सीन वॉज बेटर देन कोविशील्ड क्योंकि उसमें हमने मरा हुआ यूज किया था, यहाँ पे थोड़ा नहीं होता है। स्पुतनिक एंड कोविशील्ड। कोविशील्ड किसने बनाई थी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाई थी ये कोविशील्ड। मैक्सिमम यही हमारे पास अवेलेबल थी, तो मोस्टली जो इंडियंस में वैक्सीन लगी है दैट इज कोविशील्ड। इसके अलावा स्पुतनिक आई थी, रशिया ने बनाई थी, काफ़ी लेट आई थी, बट ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वायरल वेक्टर वैक्सीन है। तो ये देखो, इसमें भी यही है। इसमें वायरल वेक्टर में हमने उधर लिया था एमआरएनए, यहाँ पे हम उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो डीएनए जो है, आरएनए होता है वायरस के अंदर, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करके उस डीएनए को हम यूज करते हैं। एंड दिस इज हार्मलेस क्योंकि हम सिर्फ एक पार्ट यूज कर रहे हैं, इससे वो पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो सकता हमारे अंदर, वो वायरस। उसको हमने वैक्सीन में डाला, ह्यूमंस को दिया, हार्मलेस है। ह्यूमंस में एंटीबॉडीज जनरेट हुई, वो एंटीबॉडीज स्पाइक प्रोटीन जो था उसके अगेंस्ट जनरेट हुई, एंड दैट्स हाउ हमारी सेल में इम्यूनिटी डेवलप हुई। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर मैं एक आप बताऊं, आप तैयारी कैसे करते हो एग्जाम की? फाइनल एग्जाम आना है, उससे मैं लड़ पाऊँ ढंग से, उसमें मैं ढंग से अटेम्प्ट कर पाऊँ, इसलिए हम बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं। ये वही प्रैक्टिस टेस्ट हैं। वैक्सीन जो हम दे रहे हैं हम उसको प्रैक्टिस टेस्ट करवा रहे हैं कि असली जो एग्जाम होगा उससे कैसे लड़ना है। तो दीज आर मॉक इंटरव्यूज, दीज आर प्रैक्टिस टेस्ट, दीज आर टेस्ट सीरीज जो वैक्सीन हम दे रहे हैं कि भाई ऐसा होता है। और सेल याद रखता है, हम भी याद रखते हैं जो गलतियां हमसे हुई टेस्ट में या जैसे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए था, सेल भी वही याद रख के फिर फाइनल जब आता है एग्जाम तो ये लड़ लेता है। सब यूनिट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। स्पाइक प्रोटीन लिया, इससे रिलेटेड कुछ सवाल आए थे। न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन थी। अब ये ना क्वेश्चन एक्चुअली में सॉल्व करने वाला नहीं है, यू वर सपोज टू लीव दिस। यूपीएससी जो होती है कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाती है कि तुम कितना भी पढ़ लो, सारा मैंने लेक्चर आपको पढ़ा दिया है डिटेल में, और ये सब न्यूज़पेपर में से भी लिया गया है, एनसीईआरटी में से भी लिया गया है, 11th-12th की बायोलॉजी की बुक्स में से भी लिया गया। अब ये सब पढ़ के भी आप जब क्वेश्चन देखा तो भाई ये क्या चीज़ है, एंड क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट पे नहीं है, इंडिया से रिलेटेड कोई वैक्सीन इन्होंने बनाई थी उससे रिलेटेड है। तो इट्स बेटर कि आप अपनी ईगो, अहंकार को निगलो, ईगो को स्वॉलो करो, एंड अगर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग भी है आपका वैक्सीन वाला एरिया, इवन देन यू शुड हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन। करने वाला नहीं था, कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं था, ये इंडिया की स्कीम जो थी वैक्सीन की रिलेटेड उससे रिलेटेड था। तो दिस वाज मोर ऑफ अ इंडिया की आपको हिस्ट्री, स्कीम्स एंड पॉलिसीज पता होनी चाहिए। फिर आपका था रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, तो ये आपका वैसे ही सॉल्व होना था। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन, यस। बैक्टीरिया एंड वायरस आर यूज्ड, यस। इसमें एक वेक्टर यूज होता है, हार्मलेस बैक्टीरिया एंड वायरस यूज हो रहे हैं। तो आंसर इज बोथ, सी आ गया आपका आंसर। यही क्वेश्चन है, दोबारा आ गया। तो क्वेश्चन अगर आपको इतना पता ना, इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर वो आएगा तो वो आप चाहे जमीन खोद लो, चाहे आसमान फाड़ लो, वो आपको नहीं सॉल्व होगा। तो अगर आपको फिर भी अटेम्प्ट करना है तो आप जस्ट अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके अटेम्प्ट करके, बट आई वुड सजेस्ट कि किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होता है। आप डिवाइड करते हो तो आपको 1 से 1.5 मिनट ही लगाना होता है आपको एक क्वेश्चन में। तो अगर आपको क्वेश्चन देख के, सारे ऑप्शंस पढ़ के, फाइनल 1-2 बार पढ़ के आपको क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इट्स बेटर टू लीव इट। उसको अपने ईगो पे नहीं लेना कि भाई मैं तो वैक्सीन का सारा पढ़ के आया था, सारे वीडियोस देखी थी और स्टिल आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट। किसी से भी वो सॉल्व नहीं हो रहा होगा, एंड इट्स अ रिलेटिव एग्जाम। सबसे नहीं हो रहा है तो आपसे भी नहीं हो रहा, तो यू आर एट द सेम लेवल।
कंपटीशन है, आपको बाकियों से थोड़ा सा बेटर होना है। तो यहाँ पे आपकी पूरी बायोलॉजी खत्म होती है,